नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज हमारे साथ है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की स्टेट बॉक्सिंग कोच प्रतिमा गुरुंग। स्वागत है आपका प्रतिमा इस शो में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका कहाँ जन्म हुआ और फैमिली में कितने लोग थे? मेरा जन्म तो यहीं गैंगटॉक में हुआ है। गैंगटॉक में मैं और मेरा भाई दो लोग हैं। यहीं पे मेरी मतलब चाइल्डहुड सब कुछ यहीं पे है, बर्थ यहीं पे है, चाइल्डहुड यहीं की है, स्कूलिंग मैंने यहीं से किया है किरीखांग स्कूल से। फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में देवराली गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से कंप्लीट किया। उसके बाद ग्रेजुएशन किया एंड हायर उसके लिए स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए पटियाला NIS पटियाला पंजाब से किया था। अच्छा, तो आपको स्पोर्ट्स में कैसे रुझान हुआ आपका कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई था ऐसे बॉक्सिंग में? मतलब ऐसा कॉम्बैट गेम्स तो खेलने वाला कोई नहीं था। मेरा भाई फुटबॉल खेलता था उस टाइम, लेकिन मेरी इंटरेस्ट ज़्यादा पढ़ाई में ही थी। लेकिन पढ़ाई के मतलब ऐसे बीच में मेरे 10th ऐसे में मेरे फादर का निधन हो गया। तो उस टाइम मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, एक्चुअली मेरा ये सोच था, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि बॉक्सिंग करूँगा, ऐसा सोचा। मतलब एक न्यूज़पेपर में देखा मैंने कि ऐसे कुछ टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे और सबको मतलब जो इंटरेस्टेड है उनको बुला रहे हैं। तो देखा कि गर्ल्स की भी है, तो मैं गई थी वहाँ पे और वहाँ मैंने एडमिशन लिया। उससे पहले उतना थोड़ा थोड़ा स्कूल में ही थोड़ा बहुत खेलते थे, वॉलीबॉल वगैरह। ज़्यादा ऐसा स्पोर्ट्स का माहौल भी नहीं था वैसे स्कूल में ना। लेकिन ये हुआ मतलब आउट ऑफ सडन ही हुआ। को न्यूज़पेपर कटिंग देखा तो मतलब कुछ करना चाहती थी लाइफ में। तो अब डॉक्टर नहीं बन पाई, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ है और भी है लाइफ में। तो उस टाइम आता था न्यूज़ में भी काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन्स वगैरह की, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ शायद हो सकता है यहाँ से करके मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया। तो जब आपने बॉक्सिंग ज्वाइन किया तो घर में आपकी मम्मी ने हाँ भरा कि उनको कुछ, क्योंकि स्पोर्ट्स में लड़कियों का बहुत कम इंटरेस्ट दिखता है या फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है? नहीं, ऐसा था उनका, क्योंकि घर में हम 2 भाई बहन थे। मेरा भाई तो उतना पढ़ने में उतना ठीक ठीक था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वो बहुत स्पोर्ट्स के इंक्लाइंड था, स्पोर्ट्स की तरफ था। तो मेरी मम्मी को लगता था कि स्पोर्ट्स खेलने के कारण ये अच्छे से पढ़ाई नंबर नहीं ले पा रहा है या पढ़ाई ठीक नहीं कर पा रहा, तुम तो अच्छे हो पढ़ाई में, तुम अपनी पढ़ाई करो। उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। सपोर्ट कभी नहीं किया, लेकिन अब जिस तरह से आप ग्रो हो रहे हैं आपको पता चल ही जाता है कि आगे की स्टेप क्या होगी। एज अ मदर वो उनका भी सही था, वो तो चाहती थी कि मैं और पढूं या आगे जाके PhD करूं, वहीं से कोई गवर्नमेंट में कोई अच्छी जॉब पोजीशन लूं, ये उनकी सोच थी। लेकिन जिस तरह से उस टाइम चेंज हो रहा था ना, तो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था, मतलब मेरी तरफ फेवरेबल नहीं लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स में ट्राई करती हूँ, क्योंकि लाइफ में क्या सोचा था कि मेडिसिन करके कुछ एक इम्पैक्ट बनाऊंगी या एक नोन फिगर बनना चाहती थी उस टाइम। तो मैंने सोचा कि अब ये नहीं हो पा रहा है, तो सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि बचपन से सोच रही थी कि डॉक्टर बनूंगी, पढ़ने में अच्छा था तो डॉक्टर ही बनूंगी, ऐसा सोचा था। लेकिन ये एक लाइफ में एक जब मेरी फादर की डेथ हो गई तो एक सर्टन ये चेंज आया। तो मम्मी को तो मतलब उतना पता नहीं उनको क्या लग रहा था, लेकिन मेरी सोच क्या थी कि अब शायद नहीं हो पाएगा, अभी मुझे इंस्टेंटली कुछ और डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैं उनका सपोर्ट नहीं था, लेकिन मैं अपने उस पर अड़ी रही। तो आपने जो सोचा था कि मुझे डिसीजन लेना है, तो उसमें आप कामयाब रहे? आपने मतलब ये अचानक हुआ कि आपने स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर लिया, तो आपको उसमें मज़ा आने लगा फिर धीरे धीरे? हाँ, वो अच्छा चल रहा था, मतलब मेरी अपनी तरफ से एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अपनी तरफ से मतलब मैं तो 100% दे रही थी, 100% दे रही थी। लेकिन अगर उस टाइप का जिस तरह का हम लोग अपनी तरफ से इनपुट लगा रहे थे, उसी टाइप का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसी टाइप की कोचिंग स्टाइल होती है, तो शायद और आगे जा सकते थे। तो अभी ठीक है, मतलब ये चल रहा है, इट्स ओके। लेकिन अभी लगता है कि और पढ़ाई किया होता तो और भी आगे जा सकती थी। तो आपका 2009 में जब आपने पंजाब से कंप्लीट किया अपना कोचिंग का, तो उसके बाद से आपका जर्नी कैसे स्टार्ट किया? आपने
उससे फर्स्ट में कैसे स्टार्ट किया? उससे पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें ही मुझे कंपैशनेट बेसिस पे पुलिस में जॉब करना पड़ा। अच्छा। तो मैं 2009 में NIS पटियाला जाने से पहले मैं पुलिस में सर्विस कर रही थी। तो उस टाइम मैं उस जॉब से भी खुश नहीं थी, मेनली खुश नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद वहाँ से और आगे भी जा सकती हूँ, लेकिन ये मतलब जहाँ मैं हूँ मैं उससे आगे जा सकती हूँ, इतनी पोटेंशियल है मुझ में, मेरा ऐसा एक फीलिंग था। तो मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की, फिर बॉक्सिंग करने लगी एज अ प्लेयर अपनी तरफ से, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 100% दे रही थी। लेकिन उस टाइप का एक माहौल नहीं हो पा रहा था कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके एक नाम बनाए या नेशनल लेवल पे एक आउट क्लास प्लेयर बने। उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं बन रहा था, उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और वो बन नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इतने में तो फिर मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वही जीरो में आ रही थी। मतलब जब मैं एनालाइज कर रही थी एज इन होल अपना एक जर्नी वहाँ पुलिस से, फिर ये एज अ बॉक्सर प्लेयर से, तो जब उसको कैलकुलेट कर रही थी मैं, तो मैं वही घूम फिर के जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था जीरो में आ रही थी। मेरा प्रोग्रेस मुझे दिख नहीं पा रहा था, थोड़े थोड़े इंसेंटिव्स वगैरह, इतने हाई इंसेंटिव्स भी नहीं थे उस टाइम पे, थोड़ा थोड़ा मिल रहा था। तो मेरा टारगेट वो इंसेंटिव लेना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब मैंने सोचा कि अब खुद तो मैं इतना आगे तक खेल नहीं पाई या बहुत अच्छा नहीं कर पाई, डिस्पाइट इतने एफर्ट लगाने के बावजूद भी इतना कुछ नहीं अचीव नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि अब बच्चे तो आएंगे, क्योंकि हम खेल रहे थे हमसे पहले और हमारे बाद भी बच्चे तो आ ही रहे थे और उनमें टैलेंट थे बच्चों में, तो इनको क्यों वेस्ट किया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं कोचिंग कर लेती हूँ। अच्छा। कोच करके एक क्वालिफाइड कोच अगर बनूंगी, अपना 100% डेडिकेशन जो मैं पहले एज अ प्लेयर दे रही थी, अगर मैं ये इन बच्चों के ऊपर अपने ड्यूटी एज अ कोच दूंगी तो शायद कुछ सिक्किम का कुछ आउटकम हो पाए। मैंने ये सोचा। फिर उस टाइम मैंने 2008-9 की बैच का था मेरा। तो मैंने NIS पटियाला, जो कि जिसको मैक्का ऑफ स्पोर्ट्स भी बोला जाता है इंडिया में, तो वहाँ से मेरा डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग किया मैंने। फिर उसके बाद आया मैं, फिर भी मेरा जर्नी उतना ईजी नहीं था जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि आपको मैंने बताया ऑलरेडी, जो मैंने एनालाइज किया था, मैं कैलकुलेशन वही मेरे जीरो पे आ रहा था, उसके ऊपर मैं जा नहीं पा रही थी। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में कि मेरे पास ये डिग्री है और मेरा इतना खेला हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर भी इतना है, तो मुझे अगर कोच की पोस्ट है तो मुझे उसमें दिया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों उन लोगों ने नहीं लिया मुझे। फिर मुझे स्कूल में भेज दिया एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो वहाँ भी मैंने पेलिंग स्कूल में, फदोंग स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में किया। वहाँ भी ठीक था, मेरा एक्सपीरियंस ले रही थी। और इवेंचुअली मुझे 2015 में तब जाके मुझे यहाँ पे लिया गया और अभी तो कंप्लीट अब्जॉर्प्शन हो गया। और तब 2015 से मैं कंटिन्यूसली ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने लिया मुझे। और अभी तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, ये पाल्दा स्टेडियम में मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। अभी चलो अभी थोड़ा ठीक है। तो कितने बच्चे रहते हैं आपके पास? बच्चे तो रहते हैं, बच्चे तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल नहीं है। तो अच्छा। हॉस्टल होने से आपका रहता है फिक्स्ड इतना बच्चे इतना, क्योंकि ट्रेनिंग क्या होता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, ट्रेनिंग आपका बहुत हार्ड होता है। तो इसमें कई बच्चे उसको ले नहीं पाते, या ऐसा आप मान के चले कि एक बच्चे ने लोड लिया अभी तो उतना डाइट शायद नहीं ले पाते, तो नेक्स्ट डे वो रेस्ट ले लेते हैं या 2-3 दिन रेस्ट ले लेते बच्चे। तो फ्लक्चुएट होता रहता है नंबर्स। कभी आप आएंगे तो आप देखेंगे 60 बच्चे होंगे ग्राउंड में, कभी देखेंगे 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चे होंगे। लेकिन फिर भी एज अ कोच मेरा तो वो एक्सपेरिमेंट चलता ही रहेगा कि 1 बच्चे होने से भी मुझे तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 बच्चे में भी हम फोकस नहीं करेंगे तो क्या पता आपको वही 1 बच्चा शायद निकल आए, चैंपियन बन पाए। तो अभी ठीक है बच्चे मतलब। तो आपका बच्चे जो कोचिंग में है नेशनल लेवल तक पहुंच गए? हाँ जी, नेशनल लेवल्स तक भी अच्छे कर रहे हैं बच्चे। अभी तो मुझे मिला है, मतलब पहले मेरे पास जगह नहीं था, सीढ़ियों पे सिखाती थी मैं, तो उस सीढ़ियों में सीख के भी बच्चे सीढ़ियों में सीख रहे थे। उतना सामान हमारे पास उतना नहीं था, फिर भी बच्चे मतलब नेशनल लेवल में अच्छे लेवल के बॉक्सर्स के साथ क्वार्टर फाइनल वगैरह में स्प्लिट डिसीजंस पे आउट हो रहे थे, या मतलब वहाँ तक पहुँच रहे थे बच्चे। अभी जैसे खेलो इंडिया वगैरह में बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कई बच्चे तो मतलब उनको सिलेक्ट भी किया गया था, लेकिन शायद अभी हो नहीं पाएगा, नहीं तो इसमें जाना था बच्चों को, टूर्नामेंट नहीं हो पाया।
फिर उसके बाद नेशनल लेवल्स में भी कर रहे हैं बच्चे, जोनल लेवल में बच्चे अच्छे से गोल्ड मेडल सिल्वर लेके आ रहे हैं। अभी चल रहा है, मतलब जर्नी कोचिंग की चल रही है। स्पोर्ट्स में जैसे कि आप कोच हैं तो लेडीज जेंट्स में भी कुछ भेदभाव किया जाता है? स्पोर्ट्स में तो अगर बोला जाए तो भेदभाव कहाँ पे नहीं होता, आप बताइए, है ना। अभी तो सभी बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंट्स बराबर है, लेकिन वो सिर्फ किताबों में, मुझे तो ऐसा लगता है बराबर है। लेकिन एफर्ट हम बराबर लगाते हैं, कभी हम उनसे भी ज़्यादा एफर्ट लगा लेते हैं, लेकिन वो देखने वालों के ऊपर होता है कि आपका अगर वो नहीं चाहता, आपका एफर्ट नहीं देखना चाहता तो क्या करेंगे, वो नहीं देखेंगे। आप जितना भी एफर्ट लगाओ वो नहीं देखेंगे। किसी को नहीं देखना हो तो वो देख लेता है, जिनको पता हो कि अच्छा ये एफर्ट लगा रही है, इतना है। लेडीज़ कोचेस मतलब कितना एफर्ट लगा रही हैं, घर में एफर्ट लगा रही है, फील्ड में आके एफर्ट लगा रही है, ऑफिस में एफर्ट लगा रही है। जूनियर वुमेन टीम में वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप प्रथम महिला कोच हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो फर्स्ट टाइम था, मतलब कोचिंग करने, मतलब डिप्लोमा लेने के बाद पहली बार मैं IV राव सर के करके थे विशाखापट्टनम के, वो जूनियर वुमेन टीम के चीफ कोच थे, तो उन्होंने मुझे चांस दिया था। और भी महिला कोचेस थी वहाँ पे 3-4, लेकिन मेरे को चांस मिला पहला ये टीम के साथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाने का, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी अच्छा रिजल्ट मिला। उस टाइम मेरा बेबी 3-4 महीने का रहा होगा, डिलीवरी के 3-4 महीने के बाद मैं कैंप ज्वाइन कर लिया था। तो एक अच्छा था, उससे भी काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी वही बच्चे जो हमारे साथ थे जूनियर में, अभी सीनियर लेवल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में आ रहे हैं, मेडल ले रहे हैं, अच्छा लगता है हमें भी देख के। तो कुछ मेमोरी, कुछ ऐसा याद हो बच्चों के साथ में, कुछ जो आपको कुछ ऐसी बच्चों के साथ की घटना या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जो आपको अभी तक याद है? मतलब कोचिंग में? हाँ, कोचिंग में, कैंप, नेशनल कैंप में। नेशनल कैंप में, हाँ, नेशनल कैंप में जब मैं गई थी तो जूनियर में, तब मेरे साथ एक लड़की को दिया था IV राव सर ने, निखत जरीन करके। अभी आप देखेंगे अच्छी बॉक्सर है वो। फिर उसने हमारे साथ उसी टाइम में ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया, फिर जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मतलब गोल्ड मेडल लिया। अच्छा कर रही है बच्चा, वो उसको देखती हूँ अभी मैं टीवी वगैरह में फाइट करते हुए, अच्छा लगता है। तो वो उसके साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके साथ मैंने मतलब उसने भी मेरे साथ एक्सपीरियंस लिया और मैंने भी उसके साथ लिया। उसके साथ ही मैंने मतलब उसका वेट का कुछ था, कैसे डाइट मेंटेन करना है, ये सब मैंने उस बच्चे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके फिर उसी चीज़ को फिर आगे जाके करेक्शन किया या उसको रेक्टिफाई करके ना, ये ठीक था, ठीक नहीं था, तो बच्चे के साथ कैसे इमोशनली कैसे अटैच होना है, या बच्चे को कैसे मतलब थकान होने से भी कैसे उसको फील करवाना है कि आपको थकान नहीं हो रही है, या साइकोलॉजिकली मतलब बच्चे को ये फील हो रहा है ना कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या बोलते हैं उसे, मुझे इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो नहीं ऐसा नहीं है बच्चा, आपको सब लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। साइकोलॉजिकली उनको कैसे पकड़ना था वो सब मैंने उसी बच्चे के साथ सीखा। उसका भी मेरे साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, लेकिन अभी तो काफ़ी बड़ी हो गई है वो भी, अभी तो इतने साल हो गए मेरे को भी। देखती हूँ लेकिन टीवी वगैरह में देखती हूँ या मैगजीन्स में देखती हूँ तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद इसमें भोपाल कैंप में मैंने काम किया एक आशा रोका करके। अब आशा रोका आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह में या गूगल में, तो MMA में अब इंडिया में टॉप चल रही है। वो भी बहुत अच्छा था। उसके फिर जो निखत से एक्सपीरियंस लिया था वेट के बारे में, तो वो फिर आशा के साथ भी मैंने प्रैक्टिस किया। उसको भी काफ़ी वेट के प्रॉब्लम्स रहते थे, कैसे करना है, तो सीनियर कोचेस का भी मतलब गाइडेंस तो रहता है उनका, इतना कराना है उतना कराना है, तो अपना एक रहता है, तो उसको टैली करके ये रिजल्ट ठीक है या नहीं, कैसे करना है, वो बच्चे वो रखते, क्योंकि अभी तक वो फेसबुक वगैरह से भी कनेक्टेड रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका आता रहता है न्यूज़ वगैरह में, तो खुद को भी अच्छा लगता है। वैसे तो और भी बहुत बच्चे हैं, लेकिन इनके साथ काफ़ी अटैचमेंट थी मेरी, क्योंकि उनको दिया गया था मुझे ना कैंप में, इनको देखो, इनका वेट देखो, या इनका ये इनको मतलब उनका पूरा देखो, ओवरऑल देखने के लिए दिया, सीनियर को चीफ कोच ने दिया होता है, तो वो रहता है अभी भी। अच्छा कांटेक्ट है, अच्छा लगता है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं अभी। तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आगे आपकी फैमिली में आपने कैसे शादी की, आपके पति? फैमिली तो मतलब शादी तो मैंने NIS के बाद तुरंत ही कर ही ली थी। मेरे हस्बैंड भी इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, वो मतलब अभी स्पोर्ट्स एंड यूथ ये साई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोच हैं। अच्छा। अभी चंडीगढ़ में उनकी पोस्टिंग है, और एक बेबी है,
उसको बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं खेलना है। मैं भी उसको एनकरेज नहीं करती हूँ। ऐसा सुन के तो अजीब लगता है आपको ना कि ऐसा कोच हो के भी एनकरेज नहीं करती, लेकिन मैं उसको एनकरेज नहीं करती हूँ क्योंकि अभी इस लेवल पे आके मुझे फील होता है कि अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई किया होता तो मेरा और लाइफ में और अचीवमेंट ऊपर होता। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ से शायद 1 स्टेप या 2 स्टेप और ऊपर ही होती, ये फील होता है। उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में। तो वो आपको देखना भी पसंद नहीं करता, या जब आप टीवी में देखते हैं या जैसे आपके उसके अपने वो पेरेंट्स को देखते हैं, आप दोनों ही कोच में है, बॉक्सिंग में है, स्पोर्ट्स में है, तो वो उसको उतना वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन जो जनरल फिटनेस है वो हम कराते हैं घर में, लेकिन उसको एकदम इंटेंस लेके जाओ, एक कैरियर चॉइस बनाओ, ये मैं कभी इनकरेज नहीं करती हूँ उसको। क्योंकि एक तो नंबर 1 क्या है कि बच्चे में खुद एक बिल्डअप होता है। हाँ। स्पोर्ट्स करने वाले बच्चे जो होते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। मैं लेके जाती हूँ उसको ग्राउंड में भी, वो अपने कोने में किताब पकड़ के बैठ जाता है। अच्छा। तो उसको पुश भी करती हूँ मैं, कभी कभी विंटर कोचिंग कैंप्स वगैरह में जाओ, ये खेलो वो खेलो, लेकिन अब बच्चा नहीं कर रहा। अब समझ जाना चाहिए ना पेरेंट्स को कि अब दोनों स्पोर्ट्स फील्ड में है, तो इसका हम पुश करते हैं उसे, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है तो शायद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो करके मैं भी नहीं बोलती हूँ। लेकिन उसको हमने एक रूटीन दिया हुआ है कि जनरल फिटनेस तुम्हारी अपनी रखनी है, नहीं खेलना इट्स ओके, लेकिन एक फिटनेस तो रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल हो रहा है, एक आपको अपना फिटनेस होना ज़रूरी है। तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी फ्यूचर प्लानिंग तो यही, अभी यहाँ पे जगह मिला है, यहाँ पे पालजा स्टेडियम में एक छोटा सा हॉल मिला है, अभी उसके ऊपर काम कर रही हूँ। अभी देख रही हूँ कि और बच्चे आए और इनको एटलीस्ट मतलब एज अ कोच आपका टारगेट हमेशा रहता है ओलंपिक, लेकिन इतना दूर भी नहीं जाना चाहती हूँ अभी के अभी। इंस्टेंट टारगेट है अभी नेशनल में चैम्पियन, खेलो इंडिया में चैम्पियन बनने का, लेकिन अभी देखते हैं। वो टारगेट रखा है कि बच्चों को और कराऊँ, अच्छे से करा के वहाँ तक ले जाऊँ। एटलीस्ट 3 इयर्स का टारगेट रखा हुआ है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो बच्चों का और हम लोगों का है 24 पेरिस ओलंपिक, लेकिन पता नहीं उतना जर्नी हो पाएगा या नहीं। लेकिन इंस्टेंट टारगेट है हमारा ये नेशनल चैम्पियन। तो आपके इसमें बच्चे किस तरह के आते हैं? जैसे मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के भी आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फीस नहीं दे पाते, तो उनके लिए आप फीस का तो ऐसा है, वो गवर्नमेंट का है तो हम फीस नहीं लेते हैं बच्चों से, लेकिन उनको बोलते हैं कि आप अपना जो बेसिक इक्विपमेंट्स होता है, अपने पर्सनल हाइजीन के लिए भी अपना बेसिक इक्विपमेंट्स लेके आए, क्योंकि ग्लव्स वगैरह हो गया तो बार ग्लव्स जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसको इतना जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाते ना, तो साल में कर लिया या 2 साल में कर लिया, 6 महीने में कर लिया। लेकिन उनको हम बोलते हैं कि आप अपना एटलीस्ट अपना ग्लव्स हो गया, टीथ गार्ड, ये लोअर बॉडी गार्ड वगैरह अपना पर्सनल लेके आओ बोलते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो उस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे आते तो बच्चे वैसे कॉम्बैट के गेम्स में देखा जाए तो मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, लेकिन कोई हैं जो अच्छे घर से भी आते बच्चे जिनका अपना इंटरेस्ट है। और जो बच्चे जैसे आपने बोला कि नहीं फीस नहीं दे पाते, फीस तो वैसे लेते नहीं हम लोग, लेकिन जो ये बेसिक इक्विपमेंट्स भी नहीं खरीद पाते हैं बच्चे, तो उनको कभी हम लोग खुद ही दे देते हैं या किसी से स्पॉन्सर करवा लेते हैं। अब बोलते हैं कि मतलब बच्चा अगर वो देखना भी पड़ता है ना कि कितना इंटेंस होके ट्रेनिंग कर रहा है, आज आया आपने दिया और कल से नहीं आया तो क्या फ़ायदा हुआ आपको। तो जो रेगुलरली आने वाले बच्चे होते हैं उनको देते हैं हम लोग ऐसे, मतलब वहीं पे हमारा एक छोटा सा ग्रुप है। जैसे ये एलिन्स किचन का हुआ, एलिन तारकिन करके एक भैया, वो भी एक रनर है, मैराथन रनर है, तो वो देते हैं बच्चों को, काफ़ी बच्चों को दिया है, ट्रैक सूट वगैरह दिया है उन्होंने, अच्छा करते हैं। मतलब बच्चे जा रहे हैं बाहर खेलने तो उन्होंने इक्विपमेंट वगैरह देते हैं। उसी तरह से और भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स गिफ्ट किया है ऐसे अपने सर्कल से। तो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी एज अ वुमेन कोच ना कि आप जो हैं कि भेदभाव तो दिमाग में रहता है इंसान के, लेकिन उससे आपको सप्रेस नहीं होना है, उसको आप अपना स्ट्रेंथ बना के और आगे निकलना है। आप एक वुमेन हो के कभी अपने वीकनेस को या अपने कमज़ोरियों को ग्लोरीफाई कभी मत करो। उन चीज़ों को जो आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं या जो आपके साथ गलत ये कर रहे हैं, उन चीज़ को आप और पॉजिटिव लेके और आगे जाके और उनको और खुद दिखाओ कि आप में कितना स्ट्रेंथ है। कि भेदभाव लोग तभी करते हैं जब उनको पता चलता है कि आप उनसे बेहतर हैं,
तो आपको हमेशा यही सोचना पड़ेगा कि आपको किसी ने गलत किया है, आपके साथ भेदभाव किया, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो यही हमेशा सोचिए कि आप अच्छे थे इसलिए आपको ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आप और काम कीजिए कि और वो उनके पास ये मौका ही नहीं रहे कि वो आपको ऐसा गलत कर पाए। कुछ ऐसा पॉइंट ही मत दीजिए आपकी कि आपको कुछ गलत कर पाए। और अभी जैसे वर्ल्ड में जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, मैं सभी को बोलूँगी, स्पोर्ट्स पर्सन हो या ना हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो आप लोग, आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। घर में एक जनरल फिटनेस कीजिए, आप एटलीस्ट 10 मिनट्स आप अपने बॉडी को दीजिए, ताकि आप अपने आप को एक मतलब 10 मिनट्स अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको एक खुशी मिलेगी कि आप अपने ऊपर इतना टाइम दे पा रहे हैं। आप अपना सारा टाइम तो दूसरों में देते हैं घर में, लेकिन 10 मिनट्स आप अपने बॉडी को दीजिए, वो आपको 10 साल और एक्सटेंड करेगा, आपका लाइफ का 10 इयर्स और एक्सटेंड हो जाएगा। धन्यवाद प्रतिमा, हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।